मुगल हरम, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद रंगीन किस्से, रहस्यमयी कहानियां और न जाने कितनी कल्पनाएं। लेकिन इन सुनी सुनाई बातों और मिथकों से परे असल हकीकत क्या थी? चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या मुगल हरम वाकई सिर्फ बादशाहों की ऐशगाह थी, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते आए हैं या कहानियों में सुनते आए हैं? देखिए, एक तरफ तो है वो लोकप्रिय धारणा जो इसे सिर्फ ऐशो आराम की जगह मानती है, लेकिन दूसरी तरफ है हमारे ऐतिहासिक स्रोत जो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो इसे एक विशाल राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बताते हैं। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। पहले हरम की हकीकत क्या थी, फिर वहां कौन सी महिलाएं रहती थीं, वो वहां पहुंचती कैसे थीं, अंदर की जिंदगी कैसी थी, क्या वहां ताकतवर महिलाएं भी थीं, और आखिर में आज के इतिहासकार इसे किस नजर से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हरम कल्पना बनाम हकीकत। तो सवाल ये है कि हरम असल में था क्या? सतीश चंद्र और इरफान हबीब जैसे बड़े बड़े इतिहासकार इसे महल के भीतर एक महल कहते हैं। ये सिर्फ सम्राट का निजी घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी घरेलू, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का सेंटर पॉइंट था। अच्छा, तो इस महल के भीतर महल में रहता कौन कौन था? क्या सिर्फ रानियां और बेगमें? जी नहीं, हरम में एक पूरी सामाजिक व्यवस्था बसती थी। इसमें शाही बेगमात तो थी ही, साथ में उपपत्नियां, राजनीतिक विवाह करके आई महिलाएं, दासियां और हाँ, शाही परिवार की माएं, राजकुमारियां, विधवाएं और उनकी अनगिनत सेविकाएं भी शामिल थीं। ये अपने आप में एक दुनिया थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी महिलाएं इस बंद और बेहद सुरक्षित दुनिया में आती कैसे थी? हरम के एंट्री के मुख्य तौर पर 4 रास्ते हुआ करते थे। ये 4 रास्ते थे। पहला, राजनीतिक गठबंधन के लिए होने वाले विवाह। दूसरा, दास व्यापार। तीसरा, बाजारों से सीधी खरीद। और चौथा, अमीर और दरबारी लोग बादशाह को तोहफे में भी औरतें पेश करते थे। राजनीतिक विवाह का एक बहुत मशहूर उदाहरण है अकबर और आमेर की राजकुमारी हरखाबाई का विवाह, जिन्हें बाद में मरियम उस जमानी के नाम से जाना गया। असल में ऐसी शादियां 2 साम्राज्यों के बीच रिश्ते मजबूत करने का एक तरीका होती थी। तो चलिए अब उन ऊंची दीवानों के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि वहां की जिंदगी असल में थी कैसी। क्या ये वैसी थी जैसा हम आप कल्पना करते हैं? देखिए, हरम कोई खुली जगह बिल्कुल नहीं थी। ये एक बेहद नियंत्रित और अनुशासित माहौल था। इसकी सुरक्षा इतनी सख्त थी, जो भरोसेमंद किन्नरों और सैनिकों के हाथ में थी, कि बिना इजाजत किसी भी बाहरी पुरुष का अंदर आना लगभग नामुमकिन था। यहाँ की जिंदगी बड़े सख्त प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती थी। आने जाने पर पाबंदी थी। शाही खजाने से सबको उनका तय भत्ता, कपड़े और जेवर मिलते थे। हर महिला का एक रैंक, एक दर्जा होता था और उसी के हिसाब से उसे सहूलियतें मिलती थीं। लेकिन इतने नियमों और पाबंदियों के बावजूद क्या हरम की महिलाएं सिर्फ असहाय और बेबस थीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास हमें कुछ बेहद ताकतवर शाही महिलाओं से मिलवाता है। असल में कई इतिहासकार तो हरम को सिर्फ कैदखाना नहीं, बल्कि शिक्षा, कला और यहाँ तक कि सियासत की एक प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी भी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूरजहां। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के राजनीतिक फैसलों पर उनका सीधा असर था। वो पर्दे के पीछे से ही सल्तनत की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक थीं। या फिर मरियम उस जमानी को ही देख लीजिए। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक बहुत कुशल व्यवसायी थीं। उनके अपने जहाज थे जो हज यात्रियों के ले जाते थे, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफी सक्रिय थीं। इससे पता चलता है कि हरम की महिलाएं आर्थिक रूप से भी कितनी शक्तिशाली हो सकती थीं। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि आज के इतिहासकार मुगल हरम को आखिर किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस लोकप्रिय धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं कि हरम सिर्फ भोग विलास या जेल जैसी कोई जगह थी। उनका मानना है कि ये तस्वीर न सिर्फ अधूरी है, बल्कि सच से काफी दूर और भ्रामक भी है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, मुगल हरम उस दौर की जटिल सामाजिक आर्थिक संरचना का आईना था, जहां औरतें शोषण, निर्भरता और सत्ता के बीच अपना रास्ता बनाती थीं। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पाबंदियां भी थीं तो ताकत भी थी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, मुगल हरम एक कैदखाना था
या सत्ता का एक अनूठा केंद्र? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। और यही सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना जटिल और कितना बहुस्तरीय होता है।